हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एवन सर और मैं हूं आकाश शर्मा। आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर। और ये क्वेश्चंस आंसर आप लोगों के लिए एमयू के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप इन क्वेश्चंस को करके जाएंगे। इन क्वेश्चंस को करने के साथ साथ मैं बहुत सारे आप लोगों को हिंट बताने वाला हूँ, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊँगा, क्वेश्चंस करने का तरीका बताऊँगा और हर एक प्रश्न में वो किस तरीके से आपको फंसाएंगे एग्जामिनर, वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। मतलब इस कंप्लीट वीडियो से आपके आज की मैं बता रहा हूं 3 प्रश्न से लेकर 4 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसके साथ अगर आप लोग कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप नीट जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप 9th में हैं, तब भी आप इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, देखो आपको चैप्टर का नाम तो पता ही होगा, जीवित जीवों में विविधता, उससे संबंधित हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये 9th का तीसरा चैप्टर है और मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि इसमें से क्वेश्चंस ना पूछे जाते हों, बड़े बड़े एग्जामों तक इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहला कौन सा क्वेश्चन है, वह कौन सा समूह है जिसके प्राणियों की प्रगुहिका रुधिर से भरी होती है। तो रुधिर तो आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, एकाइनोडर्मेटा और निमेटोडा, ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑर्थोपोडा, ठीक है। ऑर्थोपोडा का जो उसकी जो देह गुहा होती है वो रुधिर से भरी हुई होती है, उसको प्रगुहिका बोल देते हैं या हीमोसिल भी बोला जाता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से क्या टेरिडोफाइटा में नहीं होते। तो जब भी आप किसी प्रश्न को करें तो ये वाली बात आप ध्यान रखिएगा कि किसी प्रश्न में नहीं तो नहीं पूछा गया। ये नहीं आप लोगों को एग्जाम में दिखाई नहीं देता, या फिर आप कोई पूरा का पूरा प्रश्न कर लेते हैं। जैसे मान लो कोई बच्चा होता है तो वो क्या काम करता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो प्रश्न पढ़ लेगा, उसके बाद में आगे वो ध्यान नहीं देगा और वो आगे क्या काम करते हैं, यहाँ तक पढ़ने के बाद वो ऑप्शन की तरफ चलते हैं, ठीक है। और ऑप्शन की तरफ चलने के बाद में अगर आप आधा अधूरा प्रश्न पढ़ेंगे तो आपको आधी अधूरी ही नॉलेज मिलेगी और आधे अधूरे नॉलेज से आप कोई प्रश्न का आंसर देंगे तो वो गलत जाता है। तो आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई प्रश्न हो तो प्रश्न को शुरू से लेकर लास्ट तक ही पढ़ना, ठीक है। तो निम्न में से क्या टेरिडोफाइटा में नहीं होते। तो फूल, जड़ें, तना, पत्ती, इनमें से कौन सा नहीं होता। तो आपको बताएं, टेरिडोफाइटा में जड़ें होती हैं, पत्ती होती है, तना होती है। क्या नहीं होता, फूल नहीं होता। क्या नहीं होता, फूल नहीं होता। तो आप प्रश्न को इस तरीके से भी कर सकते हैं कि तीन चीज़ें पॉजिटिव हैं, एक चीज़ नेगेटिव है, वो आप कर सकते हैं। मतलब एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं इसको, कि 3 को आप हटा दो, जो चौथा बचेगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अगला है, पक्षी किसकी अनुपस्थिति के कारण चमगादड़ों से भिन्न होते हैं, ठीक है। देखो बहुत से लोग ये समझते हैं कि चमगादड़ जो होती है उड़ती है इसलिए ये पक्षी है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। चमगादड़ जो होता है वो स्तनधारी है, ये अपने बच्चों को दूध पिलाती है, ठीक है। और पक्षी से कैसे अलग है ये, वो इसलिए अलग है क्योंकि पक्षी के अंदर डायाफ्राम नहीं पाए जाते, लेकिन चमगादड़ों के अंदर डायाफ्राम पाए जाते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो चाहे चमगादड़ हो चाहे पक्षी हो, दोनों के हृदय में 4 कक्ष होते हैं, ट्रेकिया होते हैं, दोनों होमोथर्मी होते हैं। होमोथर्मी का मतलब होता है समतापी। क्या होगा, समतापी होगा, ठीक है ना। जिसके हृदय में 4 कक्ष होते हैं वो समतापी होते हैं। ये वाली बात आप ध्यान रखना, 1-2 दिन पहले वैसे मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। चलिए आगे प्रश्न की बात करते हैं। कौन सा पादप वर्ग जड़, तना, पत्ती में विभाजित होता है। तो देखो अगर आप इस वाले प्रश्न की बात करें, दूसरा वाला और चौथा वाला एक दूसरे से आपको रिलेट दिखाई देगा, ठीक है। दोनों ही टेरिडोफाइटा से संबंधित हैं। इसमें बस अंतर ये है कि पहले टेरिडोफाइटा दे रखा था, जड़, तना, पत्ती ऑप्शन में थे, लेकिन अब इसमें क्या दे रखा है, जड़, तना, पत्ती उसने प्रश्न में दिया है और ऑब्जेक्टिव में उसने उस टेरिडोफाइटा का नाम दिया है। तो कौन सा आएगा इसमें आंसर, चौथे का आ जाएगा टेरिडोफाइटा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ड्यूफिट किसका चलन अंग है। तो देखो कभी कभी प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, ड्यूफिट नहीं होता, ट्यूफिट होता है, जिसको हम नलिका पाद बोलते हैं। और नलिका पाद किस में होते हैं, आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जेलीफिश, स्टारफिश, सिल्वरफिश, क्रॉपफिश। ये सभी इंग्लिश के नाम हैं, इंग्लिश के शब्द को उन्होंने हिंदी में लिखकर दिया है, ये आपको पहचानना है पहला। दूसरा कि अगर आप इनको गौर से देखेंगे तो इन सभी में आता है फिश, पीछे फिश दिखाई दे रहा होगा। फिश माने होती है मछली, लेकिन इन चारों में से कोई भी मछली वास्तव में है ही नहीं, क्योंकि आपको बता दें, कहावत आप लोगों ने सुनी होगी कि हर धोती पहनने वाला इंसान
गांधी नहीं होता, उसी तरीके से जिसके पीछे फिश लग जाए तो वो भी फिश नहीं है। तो नल का पाद किस में होंगे, वो मिलेंगे आपको स्टार फिश में, जो कि इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगला है पोरीफेरा संघ के सदस्य को पहचानिए। पोरीफेरा को सामान्य भाषा में स्पंज बोलते हैं, ये भी आप ध्यान रखना। और पोरीफेरा जो होते हैं इनके शरीर में अनेक छिद्र होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं इनको, हाँ, जिनको छिद्रयुक्त प्राणी बोल देते हैं इन पोरीफेरा को। ठीक है, आइए, ऑस्ट्रिया बोलते हैं वैसे छिद्रों को। यहाँ पर ये बताना है कि पोरीफेरा संघ है, इनमें से कौन सा पोरीफेरा का एग्जाम्पल है, वो ये कहना चाह रहा है। तो आपको बता दें, जितने भी मैंने आपको संघ पढ़ाए हैं उन संघ के आप सभी लोग महत्वपूर्ण पॉइंट्स और उसके साथ साथ वहाँ पे जो मैंने एग्जाम्पल कराए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद करने ही हैं। तो पोरीफेरा संघ के सदस्य को पहचानना है तो पहचान लो, स्पॉन्जिला होता है। युग्लिना जो होता है ये प्रोटिस्टा का है। युग्लिना एक ऐसा है जिसके अंदर क्या मिलता है, क्लोरोफिल मिलता है, और ये पादप और जंतु के बीच का संयोजक कड़ी है। हाइड्रा जो होता है स्लेंट्रेटा में मिलता है, जिसको हम बोलते हैं निडेरिया संघ। ठीक है, पेनिसिलिन जो होता है ये कोई जंतु नहीं है, ये पादप भी नहीं है, ये कवक होता है। और सबसे पहले एंटीबायोटिक जो बनी थी पेनिसिलिन, वो पेनिसिलियम के माध्यम से ही बनी थी, जिसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा स्पॉन्जिला। ठीक है, अगला है पेड़ों की छालों पर रंगीन धब्बे के रूप में होते हैं, क्या होते हैं, प्रोटिस्टा या फफूंदी है। इन दोनों में ऑप्शन कोई नहीं है, ऑप्शन आंसर सही क्या है वो मैं आप लोगों को बताता हूं। आंसर सही होगा लाइकेन। क्या आंसर सही होगा इसका, लाइकेन। ठीक है, लाइकेन आएगा इसमें। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वीनस फ्लावर बॉस्केट, क्या क्वेश्चन है हमारा 8वीं का, वीनर फ्लावर बॉस्केट। ठीक है, किसका शुष्क कंकाल है। तो ये आपको 4 जो ऑप्शन दे रखे हैं, ये चारों ऑप्शन हैं आपके स्पंज के, पोरीफेरा के चारों ऑप्शन हैं। इसमें से आपको पहचानना है कि कौन सा वीनस फ्लावर बॉस्केट कौन सा है। तो आपको बता दें ये हमारा होगा यूप्लेक्टिला। ठीक है, अगला है कार्ल वॉन लिने का संबंध विज्ञान की किस शाखा से था। तो कार्ल वॉन लिने जो थे, इन्हीं को हम कैरोलस लिनियस बोलते हैं, जिन्होंने द्विनाम पद्धति के जनक माने जाते हैं, वर्गीकरण के जनक माने जाते हैं। और उसके साथ इन्होंने सिस्टमा नेचुरी एक पुस्तक भी लिखी थी, और भी कई सारी इन्होंने पुस्तक लिखी हैं। लेकिन अभी यहाँ पर हमें क्या बताना है कि किस शाखा से संबंधित थे, तो अब बताएंगे वर्गीकरण से। ठीक है, चलिए अगला है साइकोन यूप्लेक्टेला स्पॉन्जिल किस नाम से जाने जाते हैं। तो इनको सामान्य भाषा में हम स्पंज बोलते हैं, क्या बोलेंगे, स्पंज। ठीक है, तो ऑप्शन बी। अगला है आजकल जीवों के वर्गीकरण कहाँ से आरंभ होते हैं, ये आप लोगों को बताने हैं। तो देखो आपको पता होगा, जैसे मैंने आप लोगों को पढ़ाया था एक कोश के जीव और बहुकोश के जीव। तो इसका मतलब ये है कि एक कोशिकी और बहुकोशिकी का मतलब क्या है, मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कोशिकाओं के बारे में। कोशिकाओं की संख्या के आधार पर हमने वर्गीकरण किया था, एक कोश की प्राणी और बहुकोश की प्राणी। एक कोश की प्राणी में जैसा कि आपको पता ही है अमीबा, पैरामीशियम, युग्लिना, ये मैंने आप लोगों को बता रखे हैं। ठीक है, और बहुकोश की जो आपको दिखाई देते हैं जो बड़े बड़े प्राणी, वो सब बहुकोश की हैं। तो 11वें का आंसर आएगा सी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सुपरिभाषित केंद्रक किसमें नहीं पाया जाता। सुपरिभाषित केंद्रक का मतलब है किसमें स्पष्ट केंद्रक नहीं होगा। तो स्पष्ट केंद्रक जो होते हैं वो नीले हरे शैवालों में नहीं होते, ध्यान रखना, क्योंकि नीले हरे शैवाल जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिका से मिलकर बने होते हैं, और जो प्रोकैरियोटिक कोशिका से मिलकर बना होगा उसमें केंद्रक नहीं होगा। अगला है व्हिटेकर ने प्रस्तावित वर्गीकरण में जगत माने जाते हैं। तो RH व्हिटेकर ने 1969 में दिया था 5 जगत वर्गीकरण, जिसमें पहला था मोनेरा, ठीक है, दूसरा था प्रोटिस्टा, तीसरा था फंजाई, चौथा था प्लांट, और 5वां था एनिमिलाई, जिसको हम एनिमल वगैरह बोल देते हैं। ठीक है, तो ये थे 5। आगे बात करते हैं हैगफिश किसका सामान्य नाम है। तो देखो हैगफिश को हम बोलते हैं मिक्साइन। ठीक है, मिक्साइन बोलते हैं। और पेट्रामाइजोन जो है, पेट्रामाइजोन को बोलते हैं लैम्प्रे, क्या बोलते हैं इसको, लैम्प्रे बोलते हैं। और ये ऑक्टोपस जो है, ऑक्टोपस मोलस्का संघ का सदस्य है, इसको हम शैतानी मछली बोलते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ तक हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अगला है जल संवहन के लिए विशिष्ट ऊतक पाए जाते हैं, किन में विशिष्ट ऊतक होंगे। तो आपको बता दें जल संवहन के लिए विशिष्ट ऊतक, इस जल संवहन का मतलब जल का संवहन कौन करता है, जाइलम और फ्लोएम। और जाइलम और फ्लोएम ना तो थैलोफाइटा में होती हैं और ना
ब्रायोफाइटा में। जल संबंध जाइलम से होता है, जाइलम जो होगा वो थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा में नहीं होगा, ठीक है। और टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म में मिलेगा, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म इन दोनों में मिलते हैं। किन जीवों का शरीर कवच से ढका होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो वो ढका रहता है मोलस्का संघ का, ठीक है। मोलस्का के जो सदस्य होते हैं उनका शरीर कोमल युक्त होता है, इसलिए ये अपने शरीर के चारों ओर कैल्शियम कार्बोनेट का कवच बना लेते हैं। ऑर्थोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, ध्यान रखिएगा। निमेटोडा को गोलकृमि बोलते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्लेटी हेलमिंथेस कहलाते हैं, तो देखो सामान्यतः पढ़ के देखो, प्लेटी हेलमिंथेस को जब पढ़ेंगे आप तो यहाँ पर आएगा प्लेट, और प्लेट कैसी होती है? चपटी। चपटी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्लैट। तो ये हो जाएगा हमारा फ्लैट वर्म, ठीक है। और ये हमारा हो गया राउंड वर्म। राउंड वर्म हम बोलते हैं गोलकृमि बोलते हैं इनको, जैसा कि आपको शायद पता होगा, एस्केरिस को हम बोल देते हैं, ठीक है। 17 में का जो आंसर होगा वो सी होगा, ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा बीज उत्पन्न करता है? कौन बीज उत्पन्न करेगा? तो बताएंगे जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म जो होते हैं ये बीज को उत्पन्न करते हैं। जिम्नोस्पर्म वो पौधे होते हैं जिनमें बीज तो बनते हैं लेकिन फलों का विकास नहीं होता, ठीक है। जिम्नोस्पर्म को हम अनावर्त बीजी पौधे भी बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मृत्स्य वर्ग के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? शायद मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, 2 3 3 4 4। मछली में होंगे 2, उभयचर में 3, रेप्टाइल में 3, पक्षी में 4 और स्तनधारी में 4। इस तरीके से मैं आप लोगों को बता चुका हूं, तो मछलियों में होंगे 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मकड़ियां और बिच्छुएं हैं, क्या हैं ये? तो ये मकड़ियां होते हैं, बिच्छू जो होते हैं एरेक्निड्स के अंतर्गत आते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सजीव के वर्गीकरण के लिए लक्षण मापदंड नहीं है? अच्छा प्रश्न है और इन्होंने लॉजिकल क्वेश्चन दिया है। मैं बहुत खुश हूं कि अब जो कॉन्सेप्ट हम है, जो क्वेश्चंस बनाने वाले हैं, ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बनाते हैं। देखिए इसका आंसर आएगा पादप की ऊंचाई। तो सजीवों के वर्गीकरण के लिए पादप की ऊंचाई को मापदंड हमने कभी भी यूज नहीं किया। कोशिका के बारे में, केंद्रक के बारे में, है ना, भोजन बनाने के बारे में, जीव की देह के बारे में, इनके बारे में तो हम करते हैं, लेकिन ऊंचाई के बारे में हम कोई ऐसी बात नहीं करते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस वर्ग की त्वचा कांटों से आच्छादित होती है? तो इसका सही आंसर आएगा, वो आएगा एकाइनोडर्मिटा। और एकाइनोडर्मिटा में ही आती है स्टारफिश। स्टारफिश के शरीर पर छोटे छोटे कांटे पाए जाते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट के होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और इसी के अंतर्गत पाया जाता है नलकापाद। जो नलकापाद हम बोलते हैं वो इसी में मिलता है। और जल संवहन की क्रिया जो होती है वो भी इसी के अंदर मिलती है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के राष्ट्रीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो देखो अगर आप छोटे बच्चे होते तो आपसे ये पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो वो ऑप्शन देता मोर, ठीक है। लेकिन अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपके दिमाग को वो परखना चाहते हैं, यहाँ पर कहीं पर भी मोर नाम नहीं दे रखा। यहाँ दे रखा है पेवोकेस्टेटस, कार्बस स्पेंडिलिस जो है ये कौवा है, सिटे कोला यूपेट्रा ये तोता है, पेसर डोमेस्टिका ये चिड़िया है, और पेवोकेस्टेटस ऑप्शन ए ये मोर है। डायरेक्ट उन्होंने मोर ना देकर मोर का साइंटिफिक नेम दे दिया, तो आप साइंटिफिक नेम भी कुछ याद करके जाना, ठीक है ना। तो इसका आएगा ए। अगला है, निम्न में से किस में सल्क होते हैं? सल्क किस में पाए जाएंगे ये आप लोगों को बताना है। तो कौन बताएगा कि सल्क किस में पाए जाते हैं? सल्क किस में पाए जाते हैं, जल्दी जल्दी बताते चलिए मुझे। देखो ये मिलेंगे आपका, ये पिसीज में मिलेंगे और ये मिलेंगे सरीसर। पिसीज और सरीसर में सल्क मिलते हैं, तो ऑप्शन आ जाएगा बी, ठीक है। टिक मार दूं क्या? अरे तो आगे बढ़ गए हम, चलो कोई दिक्कत नहीं है। आइए ये लीजिए। अगला है, फल के अंदर बीज उत्पन्न करने वाले पौधे होते हैं। ऐसे मतलब पौधे जिनके फल के अंदर बीज होते हैं तो उनको हम बोलते हैं फेनेरोगैम, उनको फेनेरोगैम बोलेंगे हम, ठीक है। और क्रिप्टोगैम जो होते हैं इनमें फल वगैरह नहीं बनते, जैसे थैलोफाइटा हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया, टेरिडोफाइटा हो गया, ये क्रिप्टोगैम पौधे होते हैं। फेनेरोगैम पौधे कौन से होते हैं? फेनेरोगैम में जिम्नोस्पर्म आते हैं और एंजियोस्पर्म आते हैं, इसमें तो ये दोनों आते हैं। कुछ ये जो छोटी छोटी बातें जो और एक्स्ट्रा मैं समझा रहा हूँ, ये समझ लीजिए, ये आप लोगों के लिए बहुत काम की हैं। आइए नेक्स्ट चलते हैं 26।
कठोर कैल्शियम कार्बोनेट से बनी संरचना का कंकाल के रूप में निम्न में से किसके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है, तो किसके द्वारा किया जाएगा? तो वो है इकाई नोडमेटा में। ठीक, अगला है डायटम, अमीबा, पैरामीशियम, युग्लिना किस वर्ग के हैं? तो ये सभी हैं प्रोटिस्टा के। ठीक है, क्योंकि ये सभी जो होते हैं प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखे जाते हैं। एनिलिडा के उत्सर्जी अंग कौन से होंगे? तो देखो एनिलिडा में जोंक वगैरह है, केंचुआ वगैरह है, ये रखे जाते हैं, और नेफ्रिडिया होते हैं इनके उत्सर्जी अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 29। जीवों का वर्गीकरण स्थल, जल और वायु में रहने के आधार पर किया था। तो वो किसने किया था? जो आप डेली बोलते हो हमसे, जय अरस्तु। तो अरस्तु साहब ने ये किया था। ठीक है, 29 का बी। अगला है एल्गी किसके द्वारा अभिलक्षण किए जाते हैं? एल्गी, तो बताइए एल्गी क्या है? तो में से कोई बताएगा? एल्गी जो होते हैं, एल्गी को हम बोलते हैं काई। एल्गी को बोलेंगे काई, और इसी को बोलते हैं हम शैवाल। क्या बोलते हैं? शैवाल। तो देखिएगा जो 30वां प्रश्न है, इस 30वें प्रश्न में क्या खास बात है वो मैं खास बात आप लोगों को समझाता हूँ। पहला है एक्वेटिक हैबिट। एक्वेटिक हैबिट का मतलब है जलीय, जल में रहते हैं ये। पायरिनाइट्स, एक कोश की लैंगिक कोशिकांग, और इनमें से सभी। तो मैं आपको फिर बार बार यही बात बोलूँगा कि अगर आपको कंपटीशन एग्जाम में कभी ये सभी या इनमें से सभी या ऑल ऑफ दिस या ए बी दोनों ऐसे प्रश्न दिखाई दे जाएं तो समझ जाइएगा कि आपका जो आंसर है वो वही है। ये जो मैं बात बता रहा हूँ ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आपको ऐसा कहीं दिखाई देता है तो आप उस पर मारेंगे, 99.9% आपका आंसर सही जाएगा। चलिए अगला है दुरीनाम पद्धति के प्रस्तावित कौन है? तो दोस्त देखिए दुरीनाम पद्धति के प्रस्तावित हैं कैरोलस लिनियस। ये जो वैज्ञानिक थे ये स्वीडन के थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला है जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। तो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है ऑर्थोपोडा, और दूसरा सबसे बड़ा संघ होता है वो होता है मोलस्का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पांच जगत वर्गीकरण की पद्धति निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तावित की गई? तो आपको बताना है ये की थी R.H. व्हिटेकर ने। ठीक है, और दुरीनाम पद्धति दी थी कैरोलस लिनियस ने। अगला है 39 हर्डमानिया क्या है? 34 है, सॉरी 34। चेक करके बताइए हर्डमानिया क्या है? तो हर्डमानिया जो होता है एक विशेष प्रकार का यूरोकॉर्डेटा होता है, और इसको हम समुद्री आलू भी बोल देते हैं। ठीक है ना। 35 क्वेश्चन में देखेंगे एनीमेलिया वर्ग के सभी जीव हैं। एनीमेलिया तो जानते होंगे आप लोग। एनीमेलिया जो होते हैं इनको हम बोलते हैं, हाँ एनीमेलिया। ठीक है, वर्ग के सभी जीव हैं। जंतु वर्ग की बात कर रहा हूँ मैं। तो जंतु वर्ग जो होते हैं सामान्यतः बहुकोशिकीय होते हैं और यूकेरियोटिक होते हैं। ठीक है ना। चलिए हाइड्रा, समुद्री एनिमोन, जेलीफिश उदाहरण हैं। किस चीज़ के उदाहरण हैं? ये संघ सिलेंट्रेटा के उदाहरण हैं ये। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोरल क्या होते हैं? आपको बताना है कोरल क्या होते हैं। पहला है अकेले रहने वाले नाइडेरिया संघ के प्राणी, बिल्कुल भी नहीं। कॉलोनी में रहने वाले नाइडेरिया संघ के प्राणी, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल, ये वाली बात बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन बी जाएगा इसका। अगला है समुद्री जीवों के पहचाना जाता है, सॉरी सभी जीवों के पहचाना जाता है। किसके आधार पर हम किसी जीव को पहचानते हैं? चलो बताइए, दिमाग लगाओ। हम पहचानते हैं उसके शारीरिक संरचना और कार्य के आधार पर हम जीवों को पहचानते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि वास्तव में आपके दिमाग को लगवाएंगे, तुम्हें कंफ्यूज करेंगे, तुमसे गलत करवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप मेरी हर वीडियो को 2-3 बार अगर देखते हैं तो उसके कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ जाएंगे, उसके लॉजिक आपके दिमाग में आ जाएंगे। कहाँ गलतियाँ नहीं करनी वो मैं तुम्हें बता दूंगा, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम्स में आप लोगों को एग्जाम में नहीं आने दूंगा। बशर्ते यही है कि आप हमारी बात को माना करो और वीडियो को अच्छे तरीके से समझ कर पढ़ा करो। ठीक है, चलिए अगला है फंगल सेलों में। देखो बार बार वो क्या काम कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? देखो फंगल का मतलब कवक से है, फफूंदी से है। सेल का मतलब कोशिका से, तो मतलब कवक कोशिकाओं में संग्रहित भोजन होता है, वो होता है ग्लाइकोजन व फैट। ठीक है, अगर ये प्रश्न आसान बनाना होता तो वो क्या करता, वो देता कवक कोशिका में संग्रहित भोजन है। ठीक है, अगर इसने क्वेश्चन को हार्ड बनाना है तो इसने क्या काम कर दिया, उसी कवक को इंग्लिश में लिख दिया, कोशिका को इंग्लिश में लिख दिया इसने, और यहीं पर आकर बच्चे जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं।
अगला वाला जो प्रश्न है वो वास्तव में दिमाग लगाने वाला है, जिसमें दिमाग होगा वही क्वेश्चंस का जवाब दे पाएगा। तो 40वां क्वेश्चन है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। गुड़िया और असलम ने अपने बगीचे में एक जीव देखा। मतलब दो बच्चे हैं थे, बगीचे में गए, उन्होंने एक जीव देखा। असलम ने उसे कीट बताया, जबकि गुड़िया ने कहा यह केंचुआ है। निम्नलिखित में से उस लक्षण को चुनिए जो उसके कीट होने की पुष्टि करता है। इसका मतलब ये है कि अगर वो कीट है तो उसके अंदर वो कौन सी विशेषता होगी जो कीट में विशेषता मुख्यतः होती है। तो आपको बता दें, बेलनाकार शरीर नहीं, संधि पाद वाला शरीर, ठीक है, खंडयुक्त शरीर, द्विपार्श्व सममित वाला देववृत्ति। ये 4 ऑप्शन आपको मिले, ठीक है। आपको क्या काम करना है, खुद सोचना है और आपको फिर मुझे आंसर बताना है। ऑप्शन कमेंट करके बताना है सब लोगों को कि आंसर क्या आएगा। आप आंसर बताइएगा, अगर आपको आंसर नहीं पता है तो मैं कमेंट में आप अपना ऑप्शन पहले बताना सब लोग, फिर मैं आप लोगों को इसका आंसर बताऊंगा कि इसका आंसर सही वास्तव में क्या होगा। और देखिए एक चीज़ और मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ कि इसमें कीट होने की पुष्टि करता है। अगर आप गलती से भी उसमें देखते हैं, कॉन्सेप्ट के आंसर में देखते हैं, तो आपको बता दें उसका जो आंसर है उसके हिसाब से कॉन्सेप्ट के हिसाब से उन्होंने बेलनाकार शरीर दे रखा है, लेकिन जो ऑप्शन है ये गलत ऑप्शन है, ठीक है। तो आप उस पर मत जाइएगा, आप खुद अपना सोच विचार कर आप मुझे आंसर देना, उसके बाद में फिर मैं आपको इसका सही आंसर बताऊंगा। क्योंकि कभी कभी कॉन्सेप्ट में भी प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती हैं, कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, तो आप ऐसा नहीं कि वहाँ पर लिख दिया तो आपने सब कर लिए। इसलिए मैंने आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट में कुछ गलत भी हैं तो आप वो गलत ना करें, ठीक है। मैं सही कराऊंगा, आप टेंशन बिल्कुल मत लो। इसका आपको आंसर बताना है, नहीं पता तो मैं हूँ आपके लिए, कोई दिक्कत मत लेना। अगला है एम्फीबियंसों में नहीं होता, क्या चीज़ एम्फीबियास में नहीं होगी। सल्क, श्लेष्मा ग्रंथि, क्लोम या फेफड़ा, या 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय। आपके सामने 4 मतलब ऑप्शन है, ऑप्शन को देखकर मुझे बताइए उसमें एम्फीबियास में क्या नहीं होती। जैसा कि आपको पता होगा कि एम्फीबिया में शल्क नहीं पाए जाते। क्या नहीं होते, शल्क नहीं होते। ऑप्शन ए आएगा इसका। अगला है 43, जीव विज्ञान की शाखा जिसमें प्राणियों की पहचान, नाम पद्धति और वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है कहलाता है। क्या कहलाएगा उसको हम बोलेंगे, वही वर्गीकरण के बारे में बात कर रहा है तो टेक्सोनोमी बोलेंगे हम, ठीक है। जीवों के स्तर का सबसे ऊपर है, तो सबसे ऊपर क्या होगा, सबसे ऊपर होगा जगत। और सबसे छोटा या मूल इकाई क्या होगी वर्गीकरण की, तो वो होगी जाति। 44 की आंसर क्या है, वो है जगत, ठीक है। गलत वाक्य चुनिए। अगर आपका ऐसा कोई प्रश्न बनता है तो आप हड़बड़ी में जल्दी में क्वेश्चंस गलत कर आते हो। ऐसे क्वेश्चंस को आपको ऐसा नहीं करना। जब भी आपको कोई ऐसे कथन वाले क्वेश्चंस दे रखे हों तो ध्यान से, सतर्कता से चीज़ों को समझते हुए पढ़ना, तब जाकर आपका आंसर सही जाएगा। आपने जल्दबाजी की या फिर ऐसे ही क्वेश्चंस को पढ़ लिया, मैं बता रहा हूँ आपको बहुत ज़्यादा आप गलत करके आ सकते हैं। तो इसमें है मोनिरा जगत के जीवों में सुस्पष्ट केंद्रक होता है। तो देखो इसको मैंने पहले ऑप्शन में ही ढेर कर दिया, कैसे ढेर कर दिया, क्योंकि भाई मोनिरा जगत के जो जीवधारी होते हैं उनके अंदर क्या नहीं होते, उनके अंदर भाई सुस्पष्ट केंद्रक नहीं पाए जाते, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है मॉस, मार्केंशिया, रिक्सिया, फ्यूनेरिया किसका उदाहरण है। तो ये सभी उदाहरण जो हैं ये आपको मिलेंगे ब्रायोफाइटा के। और ब्रायोफाइटा जो होता है इसको पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है, ध्यान रखना। और इसके अंदर विशेषता है कि इसके अंदर जाइलम और फ्लोएम नहीं पाई जाती, ठीक। अगला है टेरिडोफाइट्स कहे जाते हैं। तो टेरिडोफाइट्स को हम बोलते हैं फर्न, क्या बोलेंगे, फर्न बोलेंगे इसको। जैव विकास की अवधारणा दी थी, तो जैव विकास की अवधारणा किसने दी, जल्दी बताइए भाई, आ जाओ। किसने दी थी जैव विकास की अवधारणा, तो वो दी थी डार्विन ने, ठीक है। आइए, संपूर्ण रूप से उपास्थल का बना कंकाल किसमें होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी आपको मछलियाँ दे रखी हैं, ट्यूना मछली, शार्क, रोहू, ठीक है। आपको इतना बताना है कि किसमें उपास्थि का कंकाल होगा, तो वो बताएंगे शार्क में, ठीक है। क्योंकि मछलियाँ 2 प्रकार की होती हैं, अस्थि में और उपास्थि में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
शुतुरमुर्ग, पेंगुइन, कीवी के बीच समानता है कि वे सभी हैं। क्या है वे सभी? देखो ये सभी पक्षी तो हैं, लेकिन ये सभी पक्षी ऐसे होते हैं जो क्या नहीं कर पाते। सोचो सोचो सोचो, क्या नहीं कर पाते? ये सभी पक्षी कोई भी उड़ नहीं पाता, इसलिए ये क्या होंगे? उड़ान रहित पक्षी। ठीक है। व्हेल, शार्क, ऑक्टोपस, प्रवाल, स्टारफिश में समानता क्या है? सिर्फ एक ही समानता है कि ये जितने भी मुझे दिखाई दे रहे हैं ये सब आवास, इनका क्या है? इनका आवास जल है। ये सभी प्राणी जल में रहते हैं। तो ऑप्शन डी। जीवों की वैज्ञानिक नाम पद्धति की व्यवस्था किसने प्रस्तावित की थी? तो वो हमारे वैज्ञानिक थे कैरोलस लीनियस थे। ठीक है। अगला, कशेरुकियों का निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण लक्षण माना जाता है? तो देखो, देह गुहा का पाया जाना, क्लोम का पाया जाना, त्रिकोण की अवस्था का पाया जाना, ये सभी मिलेंगे। ठीक है। लेकिन उसने कहा है सबसे महत्वपूर्ण, तो आप बोलेंगे पृष्ठ रज्जु का पाया जाना, नोटोकॉर्ड का उपस्थित होना, ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट लक्षण होता है, जो कि ऑप्शन है लेकिन मैंने आपको बता दिया, वो छुप गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त होती है क्या चीज यूज होगी? क्लोरोफिल, नमी, छाया या ऑक्सीजन? तो देखो, प्रकाश संश्लेषण में CO2 का इस्तेमाल होता है, जल का होता है, ठीक है, सनलाइट का होता है और क्लोरोफिल का होता है। तो आंसर क्या आएगा हमारा? क्लोरोफिल। ठीक। आइए अगला है, स्टारफिश, समुद्री खीरा, समुद्री अर्चिन, पंख तारा किस वर्ग के उदाहरण हैं? तो ये सभी उदाहरण होंगे भाई इकाइनोडर्मेटा के। ठीक। एस्केर, इसको हम सामान्यतः किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम जानते हैं राउंड वर्म को। देखो, राउंड वर्म इंग्लिश का शब्द है जो हिंदी में शुद्ध हिंदी में लिखकर इन्होंने दिया है। इंग्लिश का शब्द है वैसे राउंड वर्म। ठीक है। वैसे गोलक्रमी बोलते हैं इसको, गोलक्रमी ना बोलकर इन्होंने राउंड वर्म बोल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57वां, गलत वाक्य को चुनिए। आपको गलत चुनना है कि इनमें से कौन सा गलत है। पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आपको। पहला ऑप्शन क्या है बताओ? एवीज वर्ग के पक्षियों का शरीर परों से ढका होता है, इनके अग्रपाद रूपांतरित होकर पंख बनाते हैं और फेफड़े के द्वारा सांस लेते हैं। तो ये वाली बात तो भाई बिल्कुल सही है, तो ये तो गलत नहीं हो सकती। पहला सही एकदम। अगला दूसरा, एवीज वर्ग के पक्षी समतापी होते हैं। एवीज वर्ग जो होता है पक्षी वर्ग ही बोलते हैं इसको। ठीक है, सही बात है। अंडे देने वाले होते हैं, पक्षी अंडा देता है, सही है। हृदय में 4 कक्ष होते हैं, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। स्तनधारी वर्ग के प्राणी सदैव जरायुज होते हैं, अर्थात बच्चे को जन्म देते हैं। ये वही बात बहुत गड़बड़ है। स्तनधारी वर्ग जो होता है उसमें एक वर्ग ऐसा भी है प्रोटोथीरिया, आपने शायद नाम सुना होगा, एकिडना। सुना है आप लोगों ने? नहीं सुना? एकिडना नाम सुना होगा, या फिर एकिडना नहीं सुना तो शायद आप लोगों ने प्लेटिपस नाम सुना होगा। ये ऐसे स्तनधारी होते हैं जो अंडे देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन मेरा जाएगा ऑप्शन सी जो है वो गलत वाक्य है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मशरूम और यीस्ट उदाहरण हैं। तो वो मशरूम खाया जाने वाला क्या है? कवक है, और कवक को हम क्या बोलते हैं? फंजाई। तो 58 का क्या आंसर आएगा? ए। कौन सा एक जलीय प्राणी नहीं है? मतलब कौन ऐसा है जो पानी में नहीं रहता? देखो, हाइड्रा पानी में रहता है, कोरल पानी में रहता है, जेलीफिश पानी में रहती है, लेकिन जो फाइलेरिया होता है जिसके कारण हाथी पांव रोग होता है वो पानी में नहीं रहता। तो ऑप्शन आएगा ए। अगला है 60वां, ऑर्थोपोड्स में श्वसन किससे होता है? बुक लंग्स, ट्रेकिया, बुक गिल्स और लास्ट में ये सभी। तो देखो, मैंने तुम्हें लॉजिक बताए रखा है कि जहाँ कहीं पर भी तुम्हें ये सभी दिखाई दे ये सभी मार दो, आ गया आंसर आपका। 99.9% मैं श्योर हूँ कि अगर आपका आता है ये सभी ऑप्शन, तो और ये सभी ऑप्शन ही जाएगा आपका। बिना केंद्रक एवं कोशिकांग वाले जीव कौन से वर्ग में आते हैं? तो देखो, कवक के अंदर केंद्रक मिलता है, प्रोटिस्टा में भी केंद्रक मिलता है, साइनोबैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया, इन दोनों के अंदर कोई भी ना तो केंद्रक होता ना कोशिकांग होता। तो आंसर जाएगा तीसरा और चौथा, मतलब ऑप्शन ए। ठीक है। अगला है, मीसोग्लेसिया किसका अभिलक्षण है? हाँ, मीसोग्लेसिया किसका अभिलक्षण है? तो बताएंगे क्या है इसका? सभी लोग दिमाग लगाओ, बिना दिमाग लगाए नहीं होंगे। मीसोग्लेसिया अभिलक्षण होता है भाई
वो है निडेरिया का। निडेरिया को हम क्या बोलते हैं? सिलेंट्रेटा। ठीक है। जीवों के स्तर पर सबसे नीचे है, बता चुका हूं, वर्गीकरण की मूल इकाई जो होती है, सबसे छोटी इकाई जो होती है वो जाति होती है। आंसर डी। चौथा, द्विपद नाम पद्धति के अनुसार किसी जीव का वैज्ञानिक नाम दो शब्दों से आवश्यक ही बना होता है, वे होते हैं। तो वो पहला होता है जीनस और दूसरा होता है स्पीसीज, जिसको बोलते हैं वंश। पहला वंश और दूसरा जाति। वंश का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में, जाति का पहला अक्षर स्मॉल लेटर में। नाम दिए जाते हैं, वैज्ञानिक नाम किस में दिए जाते हैं? तो लैटिन भाषा में दिए जाते हैं, ये भी ध्यान रखना। ठीक है। द्विपद नाम पद्धति किसने दी थी? कैरोलस लिनियस ने दी थी, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है। आइए, कौन सी यथार्थ मछली है, डॉगफिश या स्टारफिश? आपको बताना है। तो देखो, जो डॉगफिश है, कुत्ता फिश है, ठीक है, कुत्ता मछली है, ये यथार्थ मछली है। यथार्थ का मतलब होता है सत्य मछली। स्टारफिश कोई मछली नहीं होती। टैक्सोनॉमी के जनक हैं, तो कौन माने जाते हैं टैक्सोनॉमी के जनक? वो माने जाते हैं कैरोलस लिनियस। देखो, हिंदी में लिखने में थोड़ा लाइनियस ऐसा कुछ हो जाता है, लेकिन आप लॉजिक पर ध्यान देना, लिनियस है। ठीक है। जातियों का उद्भव नामक पुस्तक निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी डार्विन के द्वारा। ठीक है। जैव विकास में इन्होंने काफ़ी अहम योगदान दिया है डार्विन साहब ने। 58वां क्वेश्चन, वर्गीकरण की मूल इकाई है, क्या है? स्पीसीज। स्पीसीज को क्या बोलते हैं हम? जाति बोलते हैं। ठीक है। नग्न बीज उत्पन्न करने वाले पौधे होते हैं, तो नग्न बीज उत्पन्न करता है जिम्नोस्पर्म, जिसको अनावर्त बीज भी हम बोल देते हैं। एल्गी किससे संबंधित है? एल्गी का मतलब होता है काई। काई किससे संबंधित है? तो ये थैलोफाइटा से संबंधित होती है। ठीक है। तो देखो, आज की हमारी जो वीडियो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को पहले आपको लाइक करना है, फिर कमेंट करना है जो मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं, फिर वीडियो बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। और आपको किसी चीज़ में डाउट है तो आप हमें डाउट पूछ सकते हैं कि क्या डाउट है, नेक्स्ट वीडियो हमारी किस पर आनी चाहिए, आप अपनी राय दे सकते हैं। उसके साथ साथ में आपके जितने भी दोस्त हैं उनको ये वीडियो शेयर आप ज़रूर करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें। आज के वीडियो में हमने इन्फॉर्मेशन दी है, लेकिन उसके साथ साथ में हम आपको फैक्ट से रिलेटेड स्टडी टिप्स जो हैं, बहुत सारी आपको स्टडी टिप्स मिल जाएंगी। उसके साथ साथ में बायोलॉजी की मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं 12th क्लास की, वो आपको मिल जाएंगी। ठीक है। साइंस वर्सेस परंपरा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उन वीडियोस को देखकर भी आप अपने नॉलेज को गेन कर सकते हैं। ठीक है। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय। हमारा जो चैनल की प्लेलिस्ट है, इसकी प्लेलिस्ट मैंने आप लोगों के लिए बना दी है। अगर आप मिस कर दो किसी वीडियो को तो आप बाद में देख सकते हैं बाई चांस। ठीक है। आज की जो हमारी वीडियो है लगभग आपको 5 बजे के लगभग, 5 बजे नहीं, लगभग 6 बजे के लगभग ये अपलोड होगी, तो आप 6 बजे देख सकते हैं। ठीक है। बाय।